शाम के 6 बजे के बुलेटिन में दिन भर की अपडेट आपके साथ साझा करने के लिए जुड़ा हूं। देखिए, आज हिमाचल में जो 3 सीटों पर उपचुनाव था, ये उपचुनाव का दूसरा फेज था। एक तरह से 6 सीटों पर इससे पहले चुनाव हुआ है और इन 3 सीटों पर चुनाव के बाद की स्थिति, रिजल्ट आपके सामने है। 3-2 से ये मुकाबला छूटा है सेकंड फेज वाला। पहले फेज वाला 4-2 से छूटा था और इस जो अभी चुनाव है, इसके रिजल्ट पे आज बात करेंगे कि जो विधानसभा चुनाव उपचुनाव का अभी नतीजे सामने आए हैं, उन नतीजों में सबसे बड़ा खेल क्या था, उन नतीजों में सबसे बड़ा गेनर कौन है, सबसे बड़ा विनर कौन है, और अकेला एक निर्दलीय जो सब पे भारी साबित हुआ है इन चुनावों में, उनको लेकर भी बात करेंगे। साथ में बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण विषय पर, और वो है कि अभी जो ये चुनाव हुए हैं, इस चुनाव के बाद हिमाचल विधानसभा की जो स्थिति है, हिमाचल विधानसभा का जो नंबर गेम है, वो नंबर गेम किस तरह से फिट बैठता है, और जो पॉलिटिकल सर्कल में अनिश्चितता का एक वातावरण बना था, उसको लेकर अब स्थितियां किस तरह से रहेंगी। चुनाव के नतीजों के बाद जो बाकी जो आरोप प्रत्यारोप या आप कहिए कि दावे चलते रहते हैं, उन दावों की अब हकीकत क्या है, आज ये बात भी करेंगे कि अब आने वाले वक्त के लिए जो ये दावे किए जा रहे हैं, इनके बारे में क्या चेंजेस होने वाले हैं, और इसके साथ साथ जो आज की और घटनाएं हैं, उनको भी इसी बुलेटिन के साथ आपको अपडेट करेंगे। देखिए, चुनाव के नतीजों के बाद प्रतिक्रिया के तौर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी अपनी बात कही है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी कही है, डॉक्टर राजीव बिंदल भाजपा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कही है, और इनके साथ साथ जो बाकी प्रतिक्रियाएं हैं वो मुकेश अग्निहोत्री की भी है, जयराम ठाकुर की भी है। लेकिन इन सभी सिचुएशन में जो चीज आज देखने वाली है कि इस सारी लड़ाई से जो विधानसभा में राज्यसभा चुनाव की वोटिंग से शुरू हुई थी, आखिरकार किसको क्या फायदा हुआ और हमने उसमें क्या गेन किया है। अगली बात जो आज के इस बुलेटिन में बाकी सारी चीजें रहेंगी, उसमें एक बात जो बड़ी क्लैरिटी के साथ आपको बताने की जरूरत है, वो है महंगी बिजली का झटका एग्जैक्टली किसको लगने वाला है। क्योंकि हिमाचल में कैबिनेट के कल के फैसले के बाद जो टैरिफ है, पावर टैरिफ है, वो चेंज होने वाला है। 125 यूनिट मिलेगी, नहीं मिलेगी, किसको मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, और जिसको नहीं मिलेगी उसको कितना टैरिफ पर यूनिट देना पड़ेगा, ये एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसकी जानकारी आज हम आपको देंगे। कैबिनेट के इस फैसले की जो तारीफ 2 जगह से आई है अभी हमारे सामने, और ये किन किन लोगों ने तारीफ की है कैबिनेट के इस फैसले की, वो भी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ जयराम ठाकुर की एक भविष्यवाणी जो सही साबित हुई, और जो दूसरी भविष्यवाणी है जिसको लेकर अभी अनिश्चितता है, उन दोनों की बात करेंगे। क्योंकि आने वाला दौर हिमाचल के लिए अब डिफाइनिंग होने वाला है, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां, सिचुएशन अभी है फाइनेंशियली, उसमें सरकार को जो कड़े फैसले लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कांग्रेस की आ रही है, उसकी बात करेंगे। टीचर अवार्ड पॉलिसी, स्पेशल एजुकेटर भर्ती और होम स्टे पर एक्शन की तैयारी क्यों हो रही है, 2 महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें क्या है। राजभवन में आज जय श्री राम वाला कार्यक्रम क्यों था, वो भी आपको बताएंगे, और वोटर लिस्ट बदलने का एक नोटिफिकेशन हुआ है, वो क्या है। एचपीयू की एक वेबसाइट वो बंद है, और साथ में भूकंप के झटकों के लिए एक हालांकि 3.6 रिक्टर स्केल पे इसकी तीव्रता मापी गई है, ये कांगड़ा में आज हुआ है। भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और जमीन के भीतर इसकी गहराई 5 किलोमीटर बताई गई है। दोपहर 2:27 पर हल्के झटके महसूस किए गए हैं। कांगड़ा में भूकंप की अपनी एक हिस्ट्री रही है, इसीलिए इस तरह की चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत रहती है। अगर एचपीयू की वेबसाइट की बात करें तो एचपीयू की वेबसाइट एक्चुअली ये जो वेबसाइट है ये सिर्फ मेंटेनेंस के लिए बंद की जा रही है। सिर्फ 2 दिन का बीच में ब्रेक इसके लिए है, और मेंटेनेंस के लिए एचपीयू की वेबसाइट 2 दिन के लिए बंद रहेगी। ऑनलाइन फीस और दस्तावेज जमा नहीं हो पाएंगे। 13 और 14 जुलाई के लिए एचपीयू ने इस तरह की जो इसकी जानकारी है वो दी है। अगली बात करते हैं वोटर लिस्ट को बदलने की, और ये बात है राज्य चुनाव आयुक्त जो हैं उनकी तरफ से,
और हिमाचल में क्योंकि नगर परिषद सुजानपुर, जिला मंडी के नेरचौक और नगर निगम सोलन में कुछ रिक्तियां हुई हैं। सोलन में तो अभी 2 सीटें जो डिस्क्वालीफाई कर दिए गए थे उनकी हैं, और इसीलिए इनमें जो वोटर लिस्ट है उसको अमेंड किया जा रहा है। 15 जुलाई को इसका ड्राफ्ट नोटिफिकेशन होगी, और जो 16 से 22 जुलाई तक आपत्तियां, फिर 25 जुलाई को आपत्तियों पर फैसला होगा, और 2 अगस्त को फाइनल ड्राफ्ट आपके सामने आ जाएगा। इन शहरी निकायों में मैं फिर से आपको बता दूं, नेरचौक में है एक, सुजानपुर है और नगर निगम सोलन है। इनमें जब वोटर लिस्ट बदलेगी तो उसके लिए आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, ताकि बाद में ऐसा ना हो कि आपका नाम उसमें शामिल नहीं हो। ड्राफ्ट पब्लिकेशन जब होगा तो उसी टाइम इसको चेक करने की ज़रूरत है कि आपका नाम उसमें शामिल है या नहीं। राजभवन की बात करें तो आज वहाँ गवर्नर ने जो भगवान श्री राम की प्रतिमा स्थापित की है, वहाँ पहले जो उर्मिला सिंह जब गवर्नर थी उन्होंने हनुमान की प्रतिमा स्थापित की थी। उसी के साथ फिर जब आचार्य देवव्रत वहाँ राज्यपाल थे तो उन्होंने यज्ञशाला का निर्माण किया। अब क्योंकि वर्तमान गवर्नर को लग रहा था कि अकेले हनुमान की मूर्ति जो मंदिर अधूरा माना जाता है, तो वहाँ प्रभु श्री राम की जो मूर्ति है वो आज स्थापित की गई है। चंबा के कारीगर हैं गौरव आनंद, इन्होंने 120 किलो पीतल से इसको तैयार किया है। आज जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक जो इसके लिए जो अनुष्ठान कार्यक्रम आज था, और जो निर्माण के लिए 1 लाख रुपए की राशि लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल जी ने दी है। बाकी जो राज्यपाल ने अपनी ऐच्छिक निधि से इसके पैसे दिए हैं, और ये प्रतिमा आज विधिवत विधान के साथ स्थापित कर दी गई है। होम स्टे पर एक्शन की बात करें तो होम स्टे को लेकर पिछले कल कैबिनेट सब कमेटी की एक बैठक हुई थी। आज उस बारे में, क्योंकि कल ही इनका प्रेस नोट आ गया था, आज आपने उसकी खबर भी देखी होगी। लेकिन इसमें एक्चुअली है ये कि हिमाचल में अभी जो होम स्टे हैं वो 4290 हैं, और ये जो होटल हैं जो हिमाचल में चल रहे हैं वो 4735 हैं। होम स्टे को लेकर 2 तरह की चीज़ें हैं। एक तो राज्य सरकार इनको रेगुलेट करना चाहती है। ये पॉसिबिलिटी है कि होम स्टे पर भी, क्योंकि ये टैक्स फ्री होते थे पहले, इसीलिए होम स्टे की तरफ लोगों का रुझान भी था, अब इन पर कुछ ना कुछ टैक्स लगाने की तैयारी है। फाइनल डिसीजन कैबिनेट लेगी, कैबिनेट सब कमेटी अपना रिपोर्ट देगी इसमें। लेकिन दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इसमें जो 118 की परमिशन लोगों ने घर बनाने के लिए ली है, उन घरों को होम स्टे में कन्वर्ट करके होम स्टे चल रहे हैं, उनको राज्य सरकार बंद करवाना चाहती है, ताकि होटल की तरफ को फ्लो हो। और जिसके लिए परमिशन मिली है 118 की, अगर होटल के लिए मिली है तो होटल लगे, घर के लिए मिली है तो घर चले, और ऐसा ना हो कि घर के लिए परमिशन ली, वहां पर होम स्टे बना दिया, फिर उसको रन किया और उससे पैसे कमाए। तो ये इस प्रक्रिया को अब रोका जा रहा है। जहां तक बात टीचर अवार्ड पॉलिसी है, कल कैबिनेट में इसको रखा गया था, अभी भी ड्राफ्ट वापस आना है। उसमें बड़ी सारी चीजें प्रपोज की गई हैं। उसमें ज़्यादा फोकस ये है कि जो रिजल्ट ओरिएंटेड जो है अवार्ड दिए जाएं, बजाय कि किसी ने बुक छाप ली, किसी ने पेपर छाप लिया, किसी टीचर ने कुछ और कर लिया, तो एक्सपीरियंस या कुछ और चीज़ें ऐड कर ली। मेन चीज़ इसमें यह है कि जो क्लास का रिजल्ट होगा सिर्फ उसी को बेस बनाया जाएगा। दूसरी बात इसमें यह है कि जो बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं टीचर के, ये भी एक पॉइंट उसमें है। हालांकि कैबिनेट ने इसको ऑन किया है, नहीं किया है, वो ड्राफ्ट आएगा उसके बाद हम इस बारे में विस्तार से आपको बता पाएंगे। इसी तरह की सिचुएशन चाइल्ड केयर लीव को लेकर भी है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद हिमाचल में चाइल्ड केयर लीव देनी पड़ रही है। कल कैबिनेट में मामला गया था, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी ने आगे रिपोर्ट देनी है, रिप्लाई फाइल करना है सुप्रीम कोर्ट में, और उस कंप्लायंस के चक्कर में कल कैबिनेट में केस गया था। ड्राफ्ट जब वापस आएगा उसके बाद ये पता चलेगा कि किस तरह से इसको लागू किया गया है, शर्तें क्या ऐड की गई हैं, और उन शर्तों के अनुसार इसको किस तरह से आगे चलाया जाएगा। ये हो गई दूसरी बात। इसके बाद अगर अगली हम बात करें तो वो कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को लेकर है। देखिए, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को यहाँ हार मिली थी। लगभग बहुत सारे चुनाव क्षेत्रों में जो कांग्रेस को जो लीड नहीं मिल पाई थी, और 4 सीटें जो हैं बीजेपी ने जीती थी यहाँ पे लोकसभा चुनाव में। इसीलिए पार्टी ने दिल्ली से पीएल पूनिया और रजनी पाटिल, इन दोनों को जिम्मेदारी दे रखी है। ये चंडीगढ़ से शिमला के लिए कल रवाना होंगे। कल शाम को मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे, और ये जो बैठक है ये शिमला में अब होगी। हार को लेकर समीक्षा होगी, और बाकी सारी चीज़ों में जो भी इसमें बाकी सारी चीज़ें जो भी इसमें
किस तरह से हार हुई, क्या फॉर्मेट इसका रहेगा, रिप्लाई कैसे फाइल होंगे, किस तरह से आगे सुधार करना है, इन सारी चीज़ों को लेकर इस कमेटी का रुख जो है उस पर सबकी नज़रें रहेंगी। और इसके बाद फिर पता चलेगा कि ये कमेटी क्या रिपोर्ट हाईकमान को देती है। अगली बात करें तो वो है कैबिनेट के फैसले की तारीफ, लेकिन उससे पहले बिजली का जो झटका किसको लगेगा और जयराम ठाकुर की भविष्यवाणी क्या थी, वो सारी चीजें पहले आपको एक साथ बता देते हैं। देखिए, चुनाव के दौरान ही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एक बात कही थी वीडियो जारी करके कि जो सरकार है वो 125 यूनिट जो बिजली सब्सिडी है उसको खत्म करने जा रही है। और जब उन्होंने ये बात कही तो उस तरह से सीरियस तरीके से इसको लिया भी नहीं किया, लेकिन पिछले कल कैबिनेट की बैठक में जो उन्होंने कहा था वो हो गया। हालांकि कैबिनेट में एजेंडा किसी और तरीके से गया था, सभी तरह की सब्सिडी विड्रॉ करने के लिए एजेंडा गया था, लेकिन उसमें सरकार ने जो लोग एक सिलेक्टेड कैटेगरी है जिसको कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर इसमें कहा गया है उनके लिए ही डिसीजन लिया, लेकिन आम उपभोक्ताओं पर भी इसका असर आएगा। किस तरह से आएगा वो हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन जयराम ठाकुर की जो भविष्यवाणी एक थी ये तो सही साबित हुई। दूसरी भविष्यवाणी भी आपको याद है उन्होंने कर रखी है कि जो पेंशन है, जो नए पेंशनर हैं उनकी पेंशन को कर्टेल किया जा सकता है कुछ फीसदी के हिसाब से, ऐसा नेता प्रतिपक्ष ने तब कहा था। और उसके जवाब में सरकार की ओर से यह कहा गया था कि ऐसी कोई बात नहीं है। अब एक भविष्यवाणी का बात तो आ गई, वो तो सही साबित हुई, दूसरी का क्या होगा इसके लिए अभी हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। लेकिन अब बात करते हैं बिजली का झटका किसको लगेगा। देखिए, कल कैबिनेट में जो नोट गया था उसकी कॉपी हमारे पास है, उसमें यह कहा गया है, इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द कैबिनेट सब्सिडी शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 1 फैमिली 1 मीटर, other meters if would not be subsidized in any manner. This would entail interlinking of electricity connections with ration card, आधार सीडेड होना चाहिए। मतलब इसको आप ये समझिए कि मान लीजिए हमारे पास जैसे शिमला जैसे कई शहरों में है कि जो मकान मालिक है उसके साथ मान लो 4 किराएदार भी हैं, उसके 2 भवन 3 बिल्डिंगें अलग अलग हैं, एक ही कैंपस में अलग अलग मीटर भी होते हैं, एक ही बिल्डिंग में अलग अलग मीटर भी होते हैं अगर किराएदार अलग हैं। तो अब क्या होगा कि सब्सिडी सिंगल मीटर पे मिलेगी और वो आधार से सीडेड होगा। आधार सीडेड मीटर ऑब्वियसली जो मकान मालिक है उन्हीं का होगा, बाकी जो किराएदार हैं उनकी सब्सिडी खत्म हो जाएगी। ये पहला फैसला है। और इसके कारण आगे क्या इंपैक्ट आएगा वो हम आपको आगे बताएंगे। एंटायर सब्सिडी स्टैंड्स विड्रॉन from the following categories of consumers: Chief Minister, ex-Chief Minister, Speaker, Deputy Speaker, Minister, ex-Ministers, MP, ex-MP, MLA, Chairman of Board, Advisor, OSDs. All Class 1 and Class 2 employees of the government departments, corporation, board, including IAS, IPS, HAS, HPS, HAS, forest and judicial officers. ये हो गई बात क्लास 1 और क्लास 2 की। All government A and B class contractors, all income tax payers, all categories जो भी इनकम टैक्स पे करती है प्राइवेट सरकारी, इन सब की सब्सिडी को खत्म कर दिया गया है। ना सिर्फ 125 यूनिट बिजली फ्री जो मिलती थी वो खत्म हुई है, बल्कि जो पर यूनिट सब्सिडी है उसको भी खत्म कर दिया गया है। अब आप देखिए कि इसका अब इंपैक्ट क्या आएगा। जिसका 1 मीटर है मकान मालिक का, जो किराएदार है उसको जो प्रति यूनिट रेट लगेगा, जो अभी 125 यूनिट तक 0 था, वो अब रेट हो जाएगा 5 रुपए 60 पैसे। जिसका 125 यूनिट फ्री नहीं था, मान लो उससे ज्यादा कंज्यूम करता था, उसको 4 रुपए 17 पैसे टैरिफ था, क्योंकि जो रेट्स हैं HPERC के उसके ऊपर राज्य सरकार सब्सिडी देती थी। उस सब्सिडी को अब खत्म कर दिया जाएगा। तो 125 यूनिट तक भी जो बिजली का टैरिफ है वो पर यूनिट अब बिजली आपको मिलेगी 5 रुपए 60 पैसे के हिसाब से। उससे ऊपर का जो यूनिट है वो मिलेगा 6 रुपए के हिसाब से। तो ये दूसरी बात है। तो इन चीजों के कारण कितनी अगर बचत होगी, क्या होगा, इंपैक्ट क्या आएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से सिंगल मीटर वाला इंपैक्ट आएगा या ये वाला जो इंपैक्ट आएगा, ये ओवरऑल इसकी गणना तभी हो पाएगी। वैसे जनरल जो अलग अलग लेवल की गणना है, लेकिन एग्जैक्ट पता लगेगा बिजली बोर्ड से जब वो क्लैरिटी से इसको बता पाएंगे, जो इसको एसेस करके। अभी इस बारे में कोई भी आंकड़ा अवेलेबल नहीं है। लेकिन 2 तरह से लोगों ने इसकी तारीफ की है, इस फैसले की। एक की है बिजली बोर्ड कर्मचारी
हमारी बिजली बोर्ड पेंशनर फोरम के महासचिव चंद्र सिंह मंडियाल हैं। इन्होंने कहा कि जो संपन्न वर्ग है उनके लिए जो फैसला हुआ है इसका वो स्वागत करते हैं, लेकिन पेंशनरों को जो बेनिफिट है वो जल्दी दिए जाएं। दूसरा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह, उन्होंने भी इस फैसले का स्वागत किया है कि ऐसा फैसला लेना जरूरी था, क्योंकि जो स्थितियां हैं वो इसी तरह की प्रदेश में हैं। तो अभी तक 2 प्रतिक्रियाएं हमारे पास है, लेकिन ये इतना इजी है नहीं, क्योंकि जिन लोगों पे इसका इम्पैक्ट आएगा वो इम्पैक्ट जब मिलेगा, दिखेगा और प्रतिक्रिया आएगी तो फिर हम उसको बड़े अच्छे से असेस तभी कर पाएंगे कि वो इम्पैक्ट किस तरह का रहेगा। लेकिन अभी जो इस बारे में फैसला हुआ है वो हमने आपको बता दिया। अब आपको बताएंगे उपचुनाव के सारे खेल को लेकर, और जो नेताओं की प्रतिक्रियाएं आगे आई हैं उसको लेकर भी। देखिए, आज जो नतीजा आया है वो नतीजा रहा है 2-1 का। 3 सीटों में चुनाव थे। इससे पहले जो उपचुनाव लोकसभा के साथ हुए 6 सीटों के, वो 4-2 से मुकाबला रहा था। आज 2 सीटें जो कांग्रेस ने जीती उसमें देहरा 25 साल के बाद जीती है, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर चुनाव जीती हैं। दूसरी जो सीट है वो नालागढ़ जीती है। नालागढ़ वैसे इससे पहले लखविंदर राणा के पास, कांग्रेस के एमएलए के पास थी, जो बाद में बीजेपी में पिछले इलेक्शन में चले गए थे। फिर वहां से केएल ठाकुर निर्दलीय चुनाव जीत गए। लेकिन अब जो हरदीप बावा हैं वो पहली बार चुनाव जीते हैं इस बार नालागढ़ का। तो ये जो 2 सीटें कांग्रेस ने जीती। अगर मैं गैप की बात करूं तो जो सबसे ज्यादा जो जीत का अंतर है 9,399 वोट का, वो देहरा का है, जहां वोटिंग सबसे कम हुई थी। कमलेश ठाकुर को यहां 32,737 वोट मिले, होशियार सिंह को 23,338। नई बात यह है कि कमलेश ठाकुर ने जो शुरुआत हुई थी पहले 2 राउंड की उसमें वो पीछे थी, लेकिन बाद में चुनाव जीती 9,000 प्लस वोट से। अप्रॉक्सीमेटली आप इसको जो 9400 के आसपास कह सकते हैं। दूसरा लेवल की जो ज्यादा की लीड है वो नालागढ़ की है। हरदीप सिंह बावा ये 34,608 वोट मिले, केएल ठाकुर को 25,618 वोट मिले, और जीत का अंतर 8,990। लेकिन यहां पर जो की फैक्टर रहा वो रहा इंडिपेंडेंट। बाकी 2 सीटों पर इंडिपेंडेंट का कोई वैल्यू नहीं था, लेकिन एकमात्र सीट पर इंडिपेंडेंट का वैल्यू था। और यहां पर जो इंडिपेंडेंट प्रत्याशी हैं ये हरप्रीत सिंह सैनी, जो पूर्व जो यहां से मंत्री भी रहे हैं, वो हरिनारायण सिंह सैनी, उनके जो भतीजे हैं हरप्रीत सिंह सैनी, इनको बीजेपी ने बहुत हल्का मान लिया था और युवा मोर्चा में ये बीजेपी में थे। 13,025 वोट ले गए। पहाड़ का पूरा एरिया इन्होंने जो केएल ठाकुर को वोट नहीं मिलने दिया, और इसी कारण बीजेपी को इसका नुकसान हुआ सीट का। और ये एकमात्र ऐसे निर्दलीय कैंडिडेट हैं इन 3 चुनावों में जिन्होंने अपना आधार प्रूव किया है। अब आप देखिए कि अगले चुनाव जो नालागढ़ में होगा उसके लिए ये एक अलग तरह का फिगर हो गया है, और अगला चुनाव भी इंटरेस्टिंग नालागढ़ में होने वाला है। हरप्रीत सिंह सैनी दूसरी बार बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़ रहा था। भी 2017 में भी इन्होंने चुनाव लड़ा था, तब इनको 5400 के आसपास वोट मिले थे। लेकिन इस बार केएल, अब खुद तो नहीं जीते, लेकिन केएल ठाकुर को इन्होंने डुबो दिया, जो निर्दलीय से वापस बीजेपी में आए थे। वो चुनाव हार गए और हरदीप बावा जो है यहां से चुनाव जीत गए। बीजेपी का पहले असेसमेंट ये था कि कास्ट सिस्टम पर ये केवल हरदीप बावा का वोट काट पाएंगे और बीजेपी का वोट नहीं कटेगा, लेकिन वो चीज नहीं हुई और उस सीट पर बीजेपी को वहां हार मिली। अगली जो बीजेपी के पास जीत एक बची सिर्फ, वो हमीरपुर सीट थी। आशीष शर्मा, जिनका मोबाइल तक पुलिस ने जब्त कर लिया है इस केस में जो अभी चल रहा है सरकार को गिराने वाला, उन्होंने अपनी सीट 1,571 वोट से बचाई है सिर्फ। और हमीरपुर में आशीष शर्मा को 27,041 वोट मिले। डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा कांग्रेस के प्रत्याशी को 25,470 वोट मिले। एक फैक्टर ये भी रहा क्योंकि देहरा में चुनाव था, बहुत सारे लोग हमीरपुर के, इवन कांग्रेस के भी ज्यादा फोकस देहरा पर था और वहां शायद उतना ध्यान शायद दे नहीं पाए, ये भी एक वजह हो सकती है। बीच में आपको पता है हमीरपुर में इनकम टैक्स और ईडी की रेड्स भी हो गई थी, बहुत सारी डिसरप्शन चुनाव में उसकी वजह से भी हो जाती है। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने यहाँ बहुत गेन किया पिछले चुनाव के मुकाबले और बहुत नजदीक पहुंच गए थे और सिर्फ 1,500-1,500 वोट के अंतर से ये सीट जो है वो भाजपा बचा पाई है। इस कारण 2-1 से ये मुकाबला हुआ है हिमाचल में। अब
3 अभी, 6 पहले, 9 सीटों पे चुनाव हुए। अगर हम ओवरऑल बात करें तो अब जो विधानसभा में अंदर फिगर है, कांग्रेस वापस 40 सीटें पूरी हो गई हैं। जो विधानसभा चुनाव 2022 में 40 सीटें मिली थी, वो 40 के आंकड़े पे पहुंच गए हैं। बीजेपी ने 3 सीटें ऐड कर ली अपने साथ, ये 25 से 28 हो गए। और निर्दलीय पूरी विधानसभा से, इस विधानसभा से निर्दलीय अब गायब हो गए हैं। अब निर्दलीय वहां कोई नहीं बचा। तो ये जो अभी की विधानसभा उसकी स्थिति है। राज्य सरकार को कोई खतरा इससे पहले भी नहीं था, इस उपचुनाव से पहले, और अभी और मजबूती मिली है। जो मुख्यमंत्री इस पूरे चुनाव में अगर कोई गेनर है तो 2 तरह से गेनर इसको आप देख सकते हैं। एक तो बीजेपी को शुरू में अगर गेनर मानना हो तो राज्यसभा का उन्होंने एक सीट हासिल कर ली हिमाचल से, जिसका कोई स्कोप नहीं था, लेकिन उसके बाद से बीजेपी का गेन नहीं हुआ। और अभी सबसे बड़ी जीत इसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की है। पहली बात तो यह कि उनका जो बहुमत का आंकड़ा है वो 40 पे पहुंच गया। जो उनके विरोधी, जो दुश्मन विधायक दल में थे, वो ऑटोमेटिक बाहर हो गए। और जो घर के अंदर ही जो धर्मपत्नी को भी अब एमएलए का दर्जा मिल गया। तो एक घर में 2 सीटें हो गई, नादौन भी और देहरा भी। तो ये जो एडवांटेज जिसको इस इलेक्शन का सबसे ज्यादा मिला, तो अब वो मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद अगर प्रतिक्रियाओं की बात करनी है तो आज मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया सबसे पहले आपको बताएं। उन्होंने कहा कि भाजपा का जो ऑपरेशन लोटस है वो खत्म हो गया, जनता ने धनबल को हरा दिया, जनबल की जीत हुई, हम वापस 40 पे पहुंच गए और 25 साल बाद हमने देहरा भी जीत लिया। दूसरी बात सीएम ने कही कि जो चुनी हुई सरकार को डिसरप्ट करने की कोशिश होती है, उसका करारा जवाब प्रदेश के लोगों ने दिया है। इसी के साथ प्रतिभा सिंह ने यह कहा कि एक सीट जो हम हारे हैं उस पर चिंतन करेंगे, ऐसा क्यों हुआ, लेकिन राज्य सरकार को पूरी मजबूती अब मिल गई है और ये चुनाव जो है वो भाजपा के लिए भी सबक है। इसके बाद जो उप मुख्यमंत्री हैं मुकेश अग्निहोत्री, उन्होंने ये कहा कि बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस के जरिए यहां सरकार गिराने की कोशिश की, जनता ने इनको माफ नहीं किया और उसी की सजा जो है वो बीजेपी को मिली है। अगर हम कांग्रेस बीजेपी की बात करें तो जो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हैं, उन्होंने कहा कि लोगों के हित की लड़ाई भाजपा लड़ती रहेगी, जनादेश स्वीकार है, जहां कमी रही वहां चिंतन करेंगे, लेकिन ये सरकार जो लोगों को ठग कर वोट लिए हैं, जिस सरकार ने कहा कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, उन्होंने 125 यूनिट भी वापस ले ली। आने वाले दिन, इन्होंने कहा कि आने वाले दिन विपक्ष के लिए काफी एक्टिविटी से भरे रहने वाले हैं। डॉक्टर बिंदल ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि लोभ, लालच और भय दिखाकर ये चुनाव जीता है कांग्रेस ने। मुख्यमंत्री 7 दिन हमीरपुर के गली मोहल्लों में लगाए मुख्यमंत्री ने, लेकिन चुनाव हार गए, अपने ही जिला की सीट वो नहीं जिता पाए, ये डॉक्टर बिंदल ने कहा है। तो ये आज की जो चुनाव को लेकर जो अपडेट थी वो ये है। अब क्योंकि इस उपचुनाव के कारण प्रदेश की वर्किंग का, प्रदेश के बाकी जो विकास के काम हैं उनका, और जो कैबिनेट के फैसले हैं उनको इंप्लीमेंट करने के लिए जो चीज़ें होती हैं उसका नुकसान हुआ है। प्रदेश का बेरोजगार युवा अपनी नौकरियों का इंतजार कर रहा है। टीजीटी के जो बैच वाइज लिस्टें बनी हैं वो अपनी अपॉइंटमेंट का इंतजार कर रहे हैं। वेटनरी फार्मासिस्ट पास करके आए हैं टेस्ट, वो अपॉइंटमेंट का वेट कर रहे हैं। और कोड ऑफ कंडक्ट के कारण और बाकी चीज़ों के कारण बाकी सारे बीच में लटके हुए हैं। अब सरकार को इन चीजों को तेज गति से देखना चाहिए। जो भर्तियां हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग और लोक सेवा आयोग के बीच में फंसी हुई हैं, लटकी हुई हैं, उनको लेकर जल्दी फैसले होने चाहिए। उनको लेकर भर्ती प्रक्रिया को जल्दी आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान युवाओं का इन चुनावों के कारण, कोड ऑफ कंडक्ट के कारण हुआ है। तो ये हम उम्मीद ये करते हैं, अब चुनाव से सरकार निकल आई है, मॉनसून सेशन विधानसभा का आने वाला है, उससे पहले जो वर्किंग है उसको किस तरह से ठीक किया जाए, तेज किया जाए और चीज़ों को दोबारा से पटरी पे लाया जाए। क्योंकि रोजगार को लेकर राज्य सरकार ने जो अपनी गारंटी दी थी उस आंकड़े को अभी भी पूरा नहीं किया जा सका है। दूसरे साल में भी ना पहले साल में पूरा हुआ है, ना दूसरे साल में पूरा हुआ है। और इसीलिए जो युवाओं में फ्रस्ट्रेशन है उसको इमीडिएटली एड्रेस करने की ज़रूरत है।